आमतौर पर वित्तीय और तकनीकी दुनिया में एक अलिखित नियम माना जाता है कि अगर किसी कंपनी का रेवेन्यू बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो उनके मुनाफे का मार्जिन कुछ समय के लिए दबाव में आ ही जाता है। हाँ, विकास की एक भारी कीमत तो चुकानी ही पड़ती है। बिल्कुल, लेकिन मतलब जब कोई कंपनी इस नियम को पूरी तरह से तोड़ दे और एक ही वित्तीय वर्ष में अपने शुद्ध लाभ यानी पैट को 94% तक बढ़ा ले, तो ये केवल एक अच्छी तिमाही नहीं है, ये एक बहुत बड़े संरचनात्मक बदलाव का संकेत है। सही बात है, और आज के इस डीप डाइव में हम बिल्कुल इसी बदलाव को डिकोड करने वाले हैं। हाँ, तो आज का हमारा विषय है भारत की दिग्गज ब्रोकरेज और फिनटेक कंपनी ग्रो यानी बिल एंड ब्रेन गिराज वेंचर्स के Q1 FY27 के शानदार वित्तीय नतीजे। और इस चर्चा के लिए हमने जो स्रोत खंगाले हैं वो काफी विस्तृत हैं। हमने उनके शेयर होल्डर लेटर, अर्निंग कॉल्स की पूरी ट्रांसक्रिप्ट और स्क्रीनर प्लेटफॉर्म से निकाले गए वित्तीय डेटा का गहराई से विश्लेषण किया है। राइट, और इस गहन विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि ग्रो का मुनाफा 94% उछलकर 735 करोड़ रुपए कैसे हो गया, मतलब, और क्यों संस्थागत निवेशकों ने इसे लंबी अवधि के लिए एक स्ट्रॉन्ग बाय रेटिंग दी है। लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बात स्पष्ट कर देना जरूरी है। हाँ बिल्कुल, मैं भी यही कहने वाली थी। देखिए, हम यहाँ स्रोतों में उपलब्ध डेटा और कंपनी की रणनीतियों का पूरी तरह से निष्पक्ष मूल्यांकन कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य किसी भी कंपनी या विचारधारा का समर्थन करना नहीं है, बल्कि सिर्फ मूल स्रोतों में जो तथ्य हैं उन्हें सामने रखना है। बिल्कुल सही कहा। तो चलिए सीधे उन आंकड़ों की ओर चलते हैं जिन्होंने सबको चौंका दिया है। स्क्रीनर के डेटा को अगर मैं देखूं तो ग्रो का रेवेन्यू 63% बढ़कर 1549 करोड़ रुपए हो गया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। हाँ। लेकिन असली कहानी तो एबिडा में है। मतलब रेवेन्यू 63% बढ़ा, लेकिन उनका एबिडा 101% उछलकर 971 करोड़ रुपए हो गया। अरे बाप रे। हाँ, और इसी वजह से उनका एबिडा मार्जिन 55.2% से बढ़कर सीधे 67.8% हो गया, और जो शुद्ध लाभ का मार्जिन है वो 47.5% को छू गया। ये तो ऑपरेटिंग लेवरेज का एक एकदम क्लासिक उदाहरण है। एग्जैक्टली। लेकिन मतलब मैं सोच रही थी कि टेक कंपनियों में ये इतना सटीक रूप से कैसे काम कर रहा है। इसे समझने के लिए हम एक सिनेमा हॉल का उदाहरण ले सकते हैं। अच्छा, सिनेमा हॉल का उदाहरण? हाँ, देखिए, एक बार जब सिनेमा हॉल बन जाता है और फिल्म चलने लगती है, हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया, राइट, तो अब 10 दर्शकों की जगह अगर 100 दर्शक आ जाए तो फिल्म चलाने का खर्च नहीं बढ़ता है। हर नया टिकट सीधे मुनाफे में यानी प्रॉफिट मार्जिन में जुड़ता है। इसे ही ऑपरेटिंग लेवरेज कहते हैं। बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी है। और अगर हम अर्निंग कॉल में मैनेजमेंट के बयानों को देखें तो उन्होंने भी कुछ ऐसा ही बताया। उन्होंने अपनी लागत को 3 हिस्सों में बांटा है: कॉस्ट टू सर्व, कॉस्ट टू ग्रो और कॉस्ट टू ऑपरेट। और ये लागतें बढ़ नहीं रही हैं। का रेवेन्यू जिस रफ्तार से भाग रहा है उसके मुकाबले ये तीनों लागतें लगभग स्थिर हो चुकी हैं। मतलब जब उनका कोर मैचिंग इंजन और डेटाबेस एक बार सेट हो गया तो नए ट्रेड को प्रोसेस करने की लागत लगभग शून्य हो जाती है। बिल्कुल, यही वजह है कि संस्थागत निवेशक इस ऑपरेटिंग लेवरेज को देखकर इतने उत्साहित हैं और इसे स्ट्रॉन्ग बाय मान रहे हैं। लेकिन ये भारी भरकम रेवेन्यू और मुनाफा आ कहां से रहा है? सिर्फ सर्वर की लागत कम होने से तो इतना पैसा नहीं आ सकता। सही सवाल है। इसके लिए हमें उनके सबसे बड़े ग्रोथ इंजन की तरफ देखना होगा, जो है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी या MTF। ओ, MTF। डेटा कहता है कि उनकी MTF बुक सालाना आधार पर 264% बढ़कर 3,775 करोड़ रुपए हो गई है। 264% की ग्रोथ? एक मिनट, लेकिन मुझे यहाँ थोड़ा संदेह है। मतलब ग्राहकों को शेयर बाजार में ट्रेडिंग के लिए उधार देना, ये तो बहुत जोखिम भरा लगता है। क्या वे ऊंचे मुनाफे के चक्कर में एक बुलबुला नहीं फुला रहे हैं? देखिए, ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है, लेकिन अगर हम इसके यूनिट इकोनॉमिक्स को समझें तो तस्वीर बिल्कुल अलग है। ग्रो ने MTF पर अपनी प्राइसिंग को 14.95% पर बिल्कुल फिक्स रखा है। तो फिर इतना मुनाफा कैसे? असली गेम चेंजर है उनका कैश यील्ड। उनकी कैश यील्ड में 5% का बहुत बड़ा सुधार हुआ है। 5% कैश यील्ड ग्रोथ, ये तकनीकी रूप से कैसे काम करता है? मतलब दरें तो फिक्स्ड है ना? हाँ, दरें फिक्स है, लेकिन कैश यील्ड में इस 5% वृद्धि का मुख्य कारण है बड़े टिकट साइज वाले ट्रेड्स
और कंपनी की अपनी कैपिटल एलोकेशन एफिशिएंसी। अच्छा, मतलब वो खुद जिस रेट पर उधार ले रहे हैं और ग्राहकों को जो दे रहे हैं, उस स्प्रेड को बेहतर कर रहे हैं। बिल्कुल। जब प्लेटफॉर्म पर बड़े दांव लगते हैं तो प्रति ग्राहक नकद कमाई बढ़ जाती है। और ये जो 5% का यील्ड सुधार है ना, इसने सीधे तौर पर प्लेटफॉर्म के प्रॉफिट मार्जिन को लगभग 10% तक बढ़ा दिया है। अरे वाह, 10% का सीधा मार्जिन एक्सपेंशन। हाँ, ये दिखाता है कि वे सिर्फ आंख बंद करके उधारी नहीं बांट रहे हैं, बल्कि उच्च गुणवत्ता वाले ट्रेड्स को आकर्षित कर रहे हैं। इसीलिए संस्थागत निवेशक इस 5% कैश यील्ड ग्रोथ को सुपीरियर प्लेटफॉर्म एफिशिएंसी का संकेत मानते हैं। समझ रही हूँ। लेकिन फिर भी बाजार का जोखिम तो है ही। अगर बाजार अचानक गिर जाए तो ये पूरी 3775 करोड़ की बुक खतरे में आ सकती है। और यही बात ग्रो का मैनेजमेंट भी जानता है। इसीलिए उन्होंने Q1 में एक बहुत ही सख्त कदम उठाया। हाँ, मैंने शेयर होल्डर लेटर में पढ़ा था कि उन्होंने जानबूझकर MTF और इंट्राडे ट्रेडिंग की लिमिट्स को सख्त कर दिया। बिल्कुल। लेकिन मतलब अगर MTF उनके मुनाफे का मुख्य इंजन है, तो खुद मैनेजमेंट उस पर ब्रेक क्यों लगा रहा है? क्या इससे उनका विकास प्रभावित नहीं होगा? अपना ही मार्केट शेयर कम करना अजीब नहीं है? शॉर्ट टर्म में देखें तो अजीब लगता है, लेकिन संस्थागत निवेशकों की जो 9.8 रेटिंग है वो इसी वजह से है। मैनेजमेंट ने साफ कर दिया है कि उन्हें शॉर्ट टर्म मार्केट शेयर से ज्यादा लॉन्ग टर्म प्लेटफॉर्म हेल्थ की फिक्र है। क्योंकि उनके पास 2.2 करोड़ सक्रिय उपयोगकर्ता है। सही बात है। 2.2 करोड़ ट्रांजैक्टिंग यूजर्स। ये तो बहुत बड़ा नंबर है, खासकर नए और शुरुआती निवेशकों के लिए। और इन ग्राहकों की जो कुल संपत्ति है, यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, वो 3.6 लाख करोड़ रुपए हैं। बाप रे, 3.6 लाख करोड़। हाँ, तो जब इतना बड़ा अमाउंट प्लेटफॉर्म पर हो तो रिस्क कंट्रोल बहुत जरूरी हो जाता है। लिमिट्स को सख्त करके मैनेजमेंट ये सुनिश्चित कर रहा है कि बाजार की अस्थिरता से ग्राहकों की मूल पूंजी साफ न हो जाए। मतलब लॉन्ग टर्म ग्रोथ की सुरक्षा कर रहे हैं। एग्जैक्टली। सख्त नियंत्रण से ही विकास सुरक्षित रहता है। ये बहुत परिपक्व रणनीति है। लेकिन सिर्फ ट्रेडिंग लिमिट लगाने ही काफी नहीं है। अगर आपको लंबे समय तक मार्जिन को स्थिर रखना है तो रेवेन्यू के नए स्रोत भी चाहिए, जिसे हम रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। बिल्कुल। और ग्रो ठीक यही कर रहा है। वो अपनी निर्भरता केवल इक्विटी या FNO पर नहीं रख रहे हैं। मैं इसे एक रेस्टोरेंट के बुफे की तरह देखती हूँ। बुफे मतलब? देखिए, अगर एक रेस्टोरेंट पहले सिर्फ एक ही मसालेदार डिश बेचता था, जैसे FNO, तो जोखिम था कि अगर लोगों का स्वाद बदला तो रेस्टोरेंट खाली हो जाएगा। हाँ, सही है। लेकिन अब ग्रो ने पूरा बुफे लगा दिया है, और इस बुफे में जो सबसे तेजी से बिकने वाली नई डिश है वो है कमोडिटी मार्केट। अरे हाँ, कमोडिटी में उनका स्केल तो अभूतपूर्व है। उनका रिटेल शेयर 7.2% से बढ़कर सीधे 11% हो गया है। और कुल कमोडिटी डेरिवेटिव्स में उनका नोशनल ADTO मार्केट शेयर 28.6% तक पहुंच गया है। साथ ही 4,35,000 सक्रिय उपयोगकर्ता जुड़ चुके हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये 11% का कमोडिटी शेयर बहुत तेजी से रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है। तो क्या इसका फायदा प्लेटफॉर्म की लाभप्रदता को होता है? बहुत ज्यादा। कमोडिटी बिजनेस लंबे समय में मार्जिन को स्थिरता देता है। जब इक्विटी मार्केट शांत होता है तब अक्सर कमोडिटी में हलचल होती है। अच्छा, तो एक तरह से ये प्लेटफॉर्म के प्रॉफिटेबिलिटी को बैलेंस करता है। बिल्कुल। और इस बुफे में एक और डिश है जो भविष्य का सबसे बड़ा ग्रोथ इंजन बनने वाली है। आप लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज यानी LAS की बात कर रहे हैं ना? हाँ, ग्रो का कुल क्रेडिट बुक 11.8% बढ़ा है, लेकिन LAS अब उनके नए वितरण का 35% हिस्सा बन चुका है। उनकी कुल सिक्योर्ड बुक 18.5% हो गई है। तो मतलब नए या शुरुआती निवेशकों के लिए ग्रो का ये विकास क्या मायने रखता है? अगर कोई नया निवेशक इसे सुन रहा है तो LAS का क्या फायदा है? देखिए, इसे बहुत सरल भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आपके पास म्यूचुअल फंड या शेयर हैं और आपको अचानक पैसों की जरूरत पड़ गई, तो आमतौर पर लोग उन्हें बेच देते हैं। हाँ, और बेचने पर टैक्स भी लगता है और कंपाउंडिंग का फायदा भी खत्म हो जाता है। सच है। लेकिन LAS के जरिए आप अपने शेयर बेचे बिना उन्हें गिरवी रखकर तुरंत नकद ले सकते हैं। अरे वाह, मतलब एसेट भी मेरे पास और पैसा भी मिल गया। एग्जैक्टली। और ग्रो के लिए इसका फायदा ये है
कि वो 3.6 लाख करोड़ का जो एसेट बेस है वो प्लेटफॉर्म छोड़कर नहीं जाता। तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी ग्रो एएमसी को भी अपना मैनेजमेंट फीस मिलता रहता है। बिल्कुल, ये एक बेहद सुरक्षित व्यवसाय है जो भविष्य में उनके विकास की सबसे बड़ी क्षमता रखता है। ये तो एक शानदार रणनीति है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। एक तरफ 2.2 करोड़ यूजर्स हैं, विशाल एमटीएफ बुक है, कमोडिटी है, एलएएस है, इतने सारे नए उत्पादों और डेटा को एक साथ मैनेज करना, वो भी बिना खर्चे बढ़ाएं, ये कैसे हो रहा है? इसका जवाब अर्निंग कॉल में बहुत स्पष्ट था, और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का आक्रामक एकीकरण। एआई? लेकिन मतलब क्या इतना सारा एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से उनके मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा खर्च नहीं हो रहा है? मैंने भी यही सोचा था, लेकिन अर्निंग कॉल के मुताबिक एआई के उपयोग से उनके मार्जिन पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ रहा है, बल्कि इससे एक उत्पादकता उछाल या प्रोडक्टिविटी सर्ज आया है। अच्छा, ये एआई इंटीग्रेशन उनकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा रहा है? देखिए, वे एआई का इस्तेमाल जीरो वेट टाइम कस्टमर सपोर्ट के लिए कर रहे हैं। मतलब ग्राहकों को इंतजार नहीं करना पड़ता। हाँ, और उनका यूजर एक्सपीरियंस बहुत बेहतर हो रहा है। इसके अलावा जटिल रिसर्च जैसे मैजिक फॉर्मूला के आधार पर स्टॉक खोजना, ये सब एआई सेकंडों में कर रहा है। तो मतलब एआई सिर्फ ग्राहकों के लिए नहीं बल्कि बैकएंड पर भी काम कर रहा है। बिल्कुल, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स एआई की मदद से कोडिंग और टेस्टिंग कर रहे हैं, जिससे नए प्रोडक्ट बहुत तेजी से लॉन्च हो रहे हैं। तो यही वजह है कि उनकी लागत स्थिर है और प्रोडक्टिविटी आसमान छू रही है। ये एआई संचालित ग्रोथ ट्रैजेक्टरी वाकई कमाल की है। और इन्हीं सब कारणों को देखकर संस्थागत निवेशक ग्रो का इतना समर्थन कर रहे हैं। राइट। तो अगर हम इस पूरे डीप डाइव को समेटें तो हमने देखा कि कैसे ऑपरेटिंग लेवरेज ने उनके मार्जिन को बूस्ट किया। हाँ, और कैसे 5% कैश यील्ड ग्रोथ ने उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाया। बिल्कुल। फिर हमने जाना कि कैसे कमोडिटी में 11% की हिस्सेदारी और एलएएस भविष्य के लिए रेवेन्यू को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। और कैसे सख्त जोखिम नियंत्रण और एआई इंटीग्रेशन उनके प्लेटफॉर्म को लॉन्ग टर्म के लिए सुरक्षित और प्रोडक्टिव बना रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये स्पष्ट है कि क्यों ये प्लेटफॉर्म लंबे अवधि के निवेशकों के लिए एक स्ट्रॉन्ग बाय बना हुआ है। ग्रो का ये सफर सिर्फ एक निवेश ऐप से शुरू हुआ था और अब ये एक ट्रू वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी बनने की ओर अग्रसर है। बिल्कुल, एक पूरी तरह से परिपक्व इकोसिस्टम। तो चर्चा खत्म करने से पहले एक विचारोत्तेजक सवाल है। मतलब अगर ग्रो सफलतापूर्वक पूरी तरह से एआई संचालित वेल्थ मैनेजर बन जाता है, जहां तकनीकी आपको सबसे सटीक वित्तीय सलाह दे रही है, तो क्या भविष्य में पारंपरिक बैंकों और उनके महंगे रिलेशनशिप मैनेजर्स की कोई प्रासंगिकता बचेगी? जब एआई बिना किसी पूर्वाग्रह के सब कुछ कर सकता है, तो क्या हमें इंसानी रिलेशनशिप मैनेजर्स की जरूरत होगी? इस पर जरूर विचार करें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए गहन विश्लेषण के साथ। बिल्कुल, धन्यवाद।